Get the G's way. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग करा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 19वें की बात करेंगे। दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग करा रहे हैं हमारे चैनल द जीएस वे में। दोस्तों आज है दोस्तों 24 जनवरी और आज है दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? राष्ट्रीय बालिका दिवस इसकी शुरुआत हुई है 2008 से। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारत सरकार में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। दोस्तों कहते नहीं है, बेटी को मत समझो भार, ये तो है जीवन का आधार। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय बालिका दिवस का? इसका उद्देश्य देश में बालिकाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और लिंगानुपात के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर लेंगे दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 11 अक्टूबर को, हर साल मनाया जाता है। और उसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों? 11 अक्टूबर 2012 से। और 2021 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की? डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी। तो दोस्तों ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों वर्तमान में भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है दोस्तों भारत सरकार में। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। और मंत्रालय मैंने बता ही दिया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना प्रश्न। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है दोस्तों इसमें ऑप्शन ए फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवर्त सारणी में दोस्तों फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सभी दोस्तों दिए गए विकल्प जैसे जो भी हैं आपके आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित हैं। ये सब जितने भी हैं आपके 17 से संबंधित हैं तथा और इसे दोस्तों हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हैलोजन कहा जाता है। अब दोस्तों जैसे ही हम एक समूह में आगे बढ़ते हैं तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। जैसे विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम कैसे होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चारों ही आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में पानी दोस्तों वाष्पीकरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गर्मियों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक मिट्टी का घड़ा इसकी छिद्रपूर्ण सतह से पानी के वाष्पीकरण द्वारा अनिवार्य रूप से पानी को ठंडा करता है। और मिट्टी के घड़े की दीवारें झरझरा होती हैं, जैसे कि मतलब नहीं खुरदरी टाइप की, जिससे पानी रिसता है और बर्तन की सतह से वाष्पित हो जाता है। ये इसका वाष्पीकरण का सही उत्तर हो जाएगा। अब जो आपका संघनन और क्या कहते हैं कि ऊर्ध्वपातन, इनकी अलग अलग जैसे बात करेंगे वो क्या हो जाएगा, उनकी बात कर लेंगे हम। जैसे कि वाष्पीकरण मैंने बता दे रहा हूँ फिर से आपको कि कमरे के तापमान को किसी तरल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। और जिस तापमान पर पानी वाष्पित होने लगता है उसे दोस्तों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ये दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब ऊर्ध्वपातन भी पूछ सकता है परीक्षाओं में। तो दोस्तों यह द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। उदात्त के दोस्तों उदाहरण हो जाएंगे जैसे कौन से? आयोडीन, कपूर आदि। ये डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि आयोडीन और कपूर किसके उदाहरण दोस्तों? तो ऊर्ध्वपातन के, याद रखिएगा। संघनन की बात कर लेंगे। संघनन यह तरल चरण में गैस चरण के रूपांतरण की प्रक्रिया है और संघनन गर्मी के कारण नुकसान के कारण होता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, आघात वर्धता किसके गुण को दर्शाता है? आघात वर्धता जो कि दोस्तों धातु के गुण को दर्शाता है। ये प्रश्न आपका परीक्षाओं में भी पूछा गया है। चाहे आपका कोई भी ले लीजिए, आपके जितने भी प्रश्न मैं कराता हूँ अधिकतर मोस्टली वो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। और गारंटी लगाइए कि ये प्रश्न पूछे भी जाएंगे, क्योंकि एक दो बार नहीं, ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्वों को धातु कहा जाता है तथा आघात वर्धता दोस्तों धातु के गुण को संदर्भित मतलब बताता है उनके बारे में। और धातुओं का गुण जिसके द्वारा उन्हें पतली चादरों में पीटा जा सकता है दोस्तों उसे आघात वर्धता कहते हैं। और ये धातु की एक विशेषता है।
धातु प्रकृति में कैसी होती दोस्तों? तन्यता होती है। आपसे पूछ सकता है कि धातु प्रकृति में कैसी होती, तो तन्यता होती। डायरेक्ट प्रश्न ये भी पूछ लेता कि ये क्या हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ जानबूझ के आपको कि आपको याद रहे, क्या हो जाएगा? तन्यता। अब धातुओं के महत्वपूर्ण गुणों की बात कर लें। धातुओं के महत्वपूर्ण गुण हो जाएंगे दोस्तों कौन कौन से? कठोर, चमकीली, आघातवर्धक, तन्यता, ध्वन्यात्मक और उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। आपसे पूछ सकता है धातु उष्मा की कैसी और उस विद्युत की कैसी होती है दोस्तों? सुचालक होती है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। 4 किलोग्राम की एक वस्तु विरामावस्था पर स्थित है। एक स्थिर बल की क्रिया के तहत ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक। दोस्तों आपको सूत्र याद रखना, जैसे कि अब मैं बताने जैसे कि पहले याद रखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। पहले बात करूंगा मैं, जैसे कि ये बताता है कार्य ऊर्जा प्रमेय कि निकाय पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा किए गए कार्य का योग निकाय की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात सभी बलों द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा के एफ माइनस के आई। अब इसका मतलब सूत्र बता देंगे, जैसे कि आपका सूत्र हो जाएगा W बराबर 1/2 mv²। क्या हो जाएगा दोस्तों? W बराबर 1/2 mv² माइनस W माइनस 1/2 mvu²। क्या हो जाएगा? मैं आपको सूत्र लिखे दे रहा हूँ। W बराबर 1/2 mv², ये v है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे माइनस 1/2 mu²। क्या हो जाएगा? u² दोस्तों। इसमें जहाँ पर v अंतिम वेग है, जो आपका ये लिखा है v अंतिम वेग, और u दोस्तों प्रारंभिक वेग, ये जो लिखा है आपका, तथा m है दोस्तों निकाय का द्रव्यमान। अब इसमें पूछा क्या गया दोस्तों? इसमें पूछा गया क्योंकि प्रारंभिक गति शून्य, इसलिए दोस्तों प्रारंभिक के ई बराबर शून्य हो जाएगा। अब किया गया कार्य W बराबर अंतिम पूछा है, तो के ई बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। क्या हो जाएगा? पहला वाला लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा आपका k/2 एक मतलब 1/2 mv²। ये आपका सूत्र हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 1/2 जब लिखेंगे 1/2 गुणते, अब इसमें 4 किलो में अलग कोई भी ऐड नहीं करूँगा दोस्तों। देख लीजिए आप, 4/2 प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि v बराबर दोस्तों इसमें अंतिम है ना, तो दोस्तों v बराबर 5 है, तो स्क्वायर ही तो लोग लगेगा दोस्तों। तो अब इसमें जब इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 25 दूना 50। क्या आ जाएगा दोस्तों? ये जब इसका स्क्वायर करेंगे 25 और ये 2 आया आपका, तो ये हो जाएगा 50 जूल। क्या हो जाएगा आंसर? 50 जूल। अब हल करेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा दोस्तों, 50 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ किस रूप में संग्रहित किया जाता है? दोस्तों मैं जो भी प्रश्न आपको कराऊंगा वो दोस्तों इम्पोर्टेंट ही प्रश्न कराऊंगा। हाँ ये है दोस्तों कि अभी हमारे पास दोस्तों वो साधन नहीं है, तो आपको भी लगता होगा कि ये मतलब कैसे बता रहे हैं। जो समझाऊंगा वो मैं आपको सही समझा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों कुछ अभी क्योंकि वो साधन नहीं है हमारे पास, जिससे मैं अब आपको बहुत अच्छा समझा सकूँ। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जितना अच्छा आप रिस्पॉन्स करिए, जितना अच्छा आप सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, आप खुद भी करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो उससे दोस्तों और भी अच्छा करने की उम्मीद और मोटिवेशन के तौर पर हम लोग देखेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी दोस्तों जो हम लोग कराते हैं वो सभी आपको इम्पोर्टेंट ही कराते हैं, और जितना हो सके हम लोग डेली आपको क्लास ले करके आते हैं। तो दोस्तों पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ हो जाएगा आपका स्टार्च। ऑप्शन डी इसका स्टार्च रूप में संग्रहित किया जाता है। अब स्टार्च की बात करेंगे दोस्तों कि स्टार्च दोस्तों वो होता है जैसे वह भोजन है जो पौधों की पत्तियों में जमा हो जाता है, और स्टार्च एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट जिसमें दोस्तों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ शामिल होती हैं, और यह पौधों में संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की दोस्तों विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने एक एंग्लो वेल्स दार्शनिक थे जो दोस्तों बंगाल के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशरी के न्यायाधीश और प्राचीन भारत के विद्वान थे। इन्होंने दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। कब की थी? 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। नर और मादा दोनों प्रजनन भागों वाले फूल को क्या कहते हैं?
तो नर और मादा दोनों प्रजनन भागों वाले फूल को कहा जाता है दोस्तों उभयलिंगी फूल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक फूल जिसमें एक नर और एक मादा प्रजनन संरचना दोनों शामिल होते हैं उसे दोस्तों एक उभयलिंगी फूल माना जाता है। इसको मैं डायरेक्ट आपको सभी को बताऊंगा, चाहे उभयलिंगी हो, जयांग फूल हो, पुंकेसरमय फूल हो या फिर एक लिंगी फूल हो, क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, जैसे एक फूल जिसमें एक नर और मादा प्रजनन संरचना पुंकेसर और जयांग दोनों शामिल होते हैं उसे दोस्तों एक उभयलिंगी फूल माना जाता है। तथा उभयलिंगी या फिर पूर्ण फूलों में पुरुष पुंकेसर और मादा यानी जयांग प्रजनन संरचनाएं होती हैं जिनमें पुंकेसर और अंडाशय शामिल होते हैं। अब एक लिंगी फूल क्या होता है दोस्तों, केवल एक प्रजनन संरचना वाले नर या फिर मादा फूल को एक लिंगी फूल का माना जाता है। जयांग फूल किसे कहते हैं, जैसे एक लिंगी फूल जिसमें केवल जायांग है या फिर मादा या फिर जायांग फूल के रूप में जाना जाता है। पुंकेसरमय फूल क्या होगा, एक लिंगी फूल जिसमें केवल एक ही पुंकेसर होता है उसे नर या फिर पुंकेसरमय फूल कहा जाता है। ये आपका ये देख लीजिए, ये जायांग हुई थे मादा का हो जाएगा, ये पुंकेसरमय यानी पुरुष का हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है। और दोस्तों शायद मैंने एक दो दिन पहले मैंने क्लास कराई थी, उसमें मैंने थ्योरी के बीच में जो एक मैं उसमें टेबल में मैंने एक आपको गलती से मिस्टेक बोल दी दोस्तों। डीआरडीओ का दोस्तों 1958 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1958 में। गलती हुई है दोस्तों तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, कोई मैं आपको गलत नहीं बताना चाहूँगा, ये भी नहीं कि मैं आपको कुछ भी करा दूँ और आप दोस्तों बाद में मुझे ही दोष देंगे। मानता हूँ क्योंकि जितने भी लोग देखते हैं और जितनी भी आप तारीफ़ करते हैं उससे दोस्तों लगता है कि मैं आपको जितना भी हो सके अच्छा ही बताऊं, गलत ना बताऊं, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो दोस्तों पौधों में लचीलापन होता है कोलेन काइमा के कारण। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए, क्या हो जाएगा, कोलेन काइमा दोस्तों एक विशेष सरल स्थायी ऊतक है जो पौधों का समर्थन और लचीलापन प्रदान करता है और यह ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है। अब दोस्तों पैरेन्काइमा क्या होता है, जैसे पैरेन्काइमा की बात कर लें, पैरेन्काइमा पौधों में सबसे आम और प्रचुर मात्रा में ऊतक होते हैं जो पतली भित्ति वाले जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिसमें एक विशिष्ट नाभिक होता है। और स्केलर काइमा क्या होता है दोस्तों, स्केलर काइमा एक लिग्नाइट सपोर्टिव ऊतक होते हैं जो मोटी भित्ति और लिग्निफाइड कोशिका से बना होता है और पौधों को यांत्रिक क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तंजानिया की राजधानी है। तो तंजानिया की राजधानी बतानी दोस्तों, तंजानिया की राजधानी हो जाएगी दोस्तों डोडोमा। क्या हो जाएगी, डोडोमा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त डोडोमा हो जाएगी। अब संयुक्त गणराज्य तंजानिया अफ्रीकी ग्रेट झील क्षेत्र के भीतर पूर्वी अफ्रीका का एक देश है तंजानिया। और तंजानिया की मुद्रा क्या है दोस्तों, तंजानिया शिलिंग। तथा तंजानिया की आधिकारिक भाषा क्या है, स्वाहिली और अंग्रेजी। तथा नेक्स्ट जो आपके कुछ अन्य अन्य महत्वपूर्ण देश जो हमने बताया अलग से, इक्वेडोर दोस्तों हो जाएंगे, इसकी राजधानी हो जाएगी क्वेटो और मुद्रा हो जाएगी दोस्तों अमेरिकी डॉलर। मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी, कायरो, तथा मुद्रा हो जाएगी मिस्री पाउंड। तथा गेबान की क्या हो जाएगी राजधानी, लिब्रेविल। क्या हो जाएगी, लिब्रेविल राजधानी हो जाएगी। और CFA फ्रैंक इसकी मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, केचुआ अपने किसके द्वारा शोषण करता है। तो केचुआ अपने दोस्तों त्वचा द्वारा शोषण करता है, किसके द्वारा, त्वचा द्वारा शोषण करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर, केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। शोषण मतलब दोस्तों सांस लेना। और हवा दोस्तों उनकी त्वचा से आसानी से गुजर सकती है और जो इसे नम और पतली बनाती है। और नम त्वचा दोस्तों क्षेत्र में छोटी रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। तो भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करता है दोस्तों सेबी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेबी। भारत में शेयर बाजार को सेबी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेबी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति भूति और विनिमय बोर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, सेबी। और ये दोस्तों सेबी अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। तथा सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों अजय त्यागी। क्या है दोस्तों, कौन है, अजय त्यागी। अजय त्यागी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है।
तो किस पड़ोसी देश के साथ, ये तो सभी को पता होगा, ऐसा नहीं हो किसी को ना पता हो दोस्तों। ये हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है दोस्तों। ये राज्य मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में भारतीय राज्य जैसे राजस्थान, पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र से घिरा हुआ है। कौन दोस्तों? गुजरात की बात हो रही है। तो गुजरात से ही दोस्तों भारतीय मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। तो वहाँ से वो 3 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे। ऐसा नहीं दोस्तों मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये आपका हो जाएगा। तथा अब अन्य की बात कर लेंगे, जैसे कि अन्य कौन कौन से हैं, जैसे कि देश, भारतीय राज्य सीमा, जैसे बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको डायरेक्ट प्रश्न चाहिए। ये यूपी पीसीएस के भी प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है, समझ लीजिए आपका कि नेपाल से दोस्तों कितने राज्य लगते हैं भारत के? दोस्तों 5 लगते हैं। कौन कौन से नेपाल से लगते हैं दोस्तों? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तथा बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश में दोस्तों हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ये आपके पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं भारत की। अब भूटान की बात कर लेंगे तो भूटान दोस्तों असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 राज्य करते हैं भूटान से। और पश्चिम बांग्लादेश से दोस्तों 1 2 3 4 5 राज्य करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी। नेपाल के साथ दोस्तों कितने करते हैं? 5 करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, 5 राज्य नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। पाकिस्तान की बात कर लेंगे, पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ये 1 2 3 4 राज्य करते हैं। ये दोस्तों इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के लिए सत्य है? तो अम्ल के लिए सत्य है दोस्तों, खट्टा और नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये इसमें सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड का एक उदाहरण है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का एक उदाहरण है दोस्तों अम्लीय ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? अम्लीय ऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन की रासायनिक संरचना होती है, जिसे दोस्तों आमतौर पर जानते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड एनहाइड्राइड या फिर सल्फर ऑक्साइड। ये दोस्तों एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों? अकार्बनिक यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड, और यह अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट, अब जैसे कि अलग अलग, जैसे अम्लीय ऑक्साइड की बात कर लेंगे। जैसे अम्लीय ऑक्साइड दोस्तों गैर धातुओं समूह 14 से 17 के ऑक्साइड हैं, और यह अम्ल एनहाइड्राइज्ड पानी के साथ अम्ल बनाते हैं। डैट प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके उदाहरण जरूर याद रखिएगा सभी के। जैसे जब आधारों के साथ संयुक्त होता है तो वह लवण पैदा करते हैं। किसका दोस्तों? अम्लीय ऑक्साइड का। इसमें क्या उदाहरण हो जाएगा? सल्फ्यूरस अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। क्षारीय ऑक्साइड की बात कर लेंगे तो क्षारीय ऑक्साइड धातुओं के ऑक्साइड है। यदि पानी में घुलनशील हैं तो वह हाइड्रोक्साइड क्षार पैदा करने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, तथा इन धातु ऑक्साइड को मूल एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। जैसे वह लवण पैदा करने के लिए अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के दोस्तों सोडियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड की बात कर लेंगे। उदासीन ऑक्साइड ना तो मूल और ना ही अम्लीय गुण दिखाते हैं, इसलिए अम्ल या बेस के साथ अभिक्रिया करने में पर लवण नहीं बनते हैं। उदाहरण के दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी, यानी H2O जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अवैधर्मी ऑक्साइड दोस्तों एक एम्फोर्टिक समाधान, एक पदार्थ जो रासायनिक रूप से अम्ल या बेस के रूप में अभिक्रिया कर सकता है। जब वे एक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह मूल गुण दिखाते हुए नमक और पानी का उत्पादन करते हैं, तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर वह अम्लीय गुण दिखाते हुए नमक और पानी बनाते हैं। उदाहरण के दोस्तों कौन कौन हो जाएंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम्स के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो यह किया गया दोस्तों सिमोन बाइल्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। यूएसए की जिम्नास्टिक सिमोन बाइल्स को टाइम्स के 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, ध्वनि तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो
ध्वनि तरंगों के बारे में जो सही नहीं है दोस्तों, ध्वनि तरंगें निर्वात के माध्यम से फैल सकती हैं, ये दोस्तों इसमें सही नहीं है। ऑप्शन सी इसमें दो गलत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, निम्न में से क्या हरी शैवाल का एक उदाहरण है? तो हरी शैवाल का उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन सी क्लैमिडोमोनास। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लैमिडोमोनास, ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास रुके हुए पानी में और गीली मिट्टी में, साथ ही साफ पानी में, समुद्र के पानी में यहाँ तक कि बर्फ में पाया जाता है, मतलब इन सभी में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास के बारे में दोस्तों बात कर लेंगे। जैसे ये समूह होता है, जैसे क्लोरोफाइसी का समूह है ये, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? क्लेमाइडोमोनास, इसी का नया नाम हो जाएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के लिए किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय की बात हुई दोस्तों, तो नवंबर 2021 में हिलेरी चार्ल्सवर्थ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सवर्थ। आपसे पूछ सकता है कि हिलेरी चार्ल्सवर्थ किस देश की हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलियाई हैं न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए इनको चुना गया है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, एक युग्मज जिसमें पिता से वंशागत मिला एक्स गुणसूत्र विकसित होता है। तो एक युग्मज जिसमें पिता से वंशागत मिला एक्स गुण विकसित होता है दोस्तों लड़कियों में। किसमें होता है? लड़की में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, सभी को पता होगा हमारे हिसाब से। लड़कों में क्या होता है दोस्तों? एक्स वाई होता है, तथा लड़कियों में क्या होता है? एक्स एक्स मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको, एक्स एक्स होता है दोस्तों। पुरुष गुणसूत्र युग्मज के लिंग का निर्णय करता है और जो युवा लोगों में विकसित होता है। जब एक्स गुणसूत्र पिता से वंशागत मिलते हैं तो यह एक लड़की के रूप में विकसित होता है। दोस्तों गुणसूत्र की बात हो तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज की थी 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? 1882 में। पहली बात तो यह रखिए 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। और गुणसूत्र पशु और पौधे की कोशिकाओं के केंद्र के अंदर स्थित धागा जैसी संरचना है। अब दोस्तों मनुष्यों में गुणसूत्र के बारे में बात करें तो मनुष्यों में गुणसूत्र कितने होते हैं? आपसे ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं दोस्तों 23। कितने होते हैं? 23। तथा अर्थात दोस्तों संख्या कितनी हो जाएगी? 23 जोड़े बात हुई ना, तो 46 हो जाएंगे। कभी कभी 23 भी बोल लेता, कभी जोड़े की बात करेगा तो 23, खाली संख्या बोलेगा तो 46। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा है। तो विद्युत धारा प्रवाह की दिशा है दोस्तों धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विद्युत धारा तो सभी को पता होगा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? इसकी एसआई इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। मैं लिख दे रहा हूँ, एम्पियर होती है, तथा इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा का कौन सा रूप होता है जो किसी लक्ष्य को भेद सकती है? तो बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा का दोस्तों रूप होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? जो लक्ष्य को भेद सकती है गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ये प्रश्न जितने भी मैं करा रहा हूँ सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और दोस्तों आएंगे भी, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को उस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उसकी गति के कारण होती है। इस प्रकार दोस्तों गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों कैल्शियम का उत्पाद है, एक उत्पाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं का निर्माण दोस्तों 150 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करके किया जाता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, दूध से दही के उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो दूध से दही के उत्पादन की प्रक्रिया को जाना जाता है दोस्तों
किण्वन क्रिया प्रक्रिया, क्या कहता है, किण्वन प्रक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। दूध किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दही या फिर योगर्ट में परिवर्तित हो जाता है। और दूध में गोलाकार दोस्तों प्रोटीन होता है जिसे कैसीन कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि गोलाकार जो प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कैसीन कहा जाता है। और दोस्तों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और कैसीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण दही बनता है। आप ये भी देख लिया, आपको ये बन गया, लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। अब दोस्तों अन्य की बात कर लेंगे, जैसे कि आपका प्रकाश संश्लेषण लिखा है तथा कीटाणु शोधन और रासवन। जैसे प्रकाश संश्लेषण दोस्तों यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिजों को अवशोषित करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तथा आसवन क्या होता है दोस्तों, यह चयनित कथन और संघनन का उपयोग करके एक तरल को परिष्कृत या फिर शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और कीटाणु शोधन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें हम जैविक एजेंटों के सभी रूपों जैसे जीवाणु, विषाणु और अन्य छोटे सूक्ष्म जीवों को समाप्त करते हैं, हटाते हैं या फिर निष्क्रिय करते हैं, वो आपका कीटाणु शोधन कहलाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो भारत रत्न सम्मानित नहीं है दोस्तों वीपी सिंह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। वीपी सिंह दोस्तों एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भारत रत्न मतलब इनको कभी भारत रत्न पुरस्कार नहीं जीता। और लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों 1966 में इनको पुरस्कार मिला। 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न मिला। 1971 में इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार। और वीपी सिंह दोस्तों भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। कौन से दोस्तों, 7वें प्रधानमंत्री। अब पहले सभी को पता हो, जवाहरलाल नेहरू। और वीपी सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो पूर्व शासक रहे और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करते हुए मतलब कुछ भी कह सकते हैं इनको दोस्तों। अब दोस्तों 2020 की बात करेंगे। भारत रत्न पुरस्कार 2020 में दोस्तों कि किसको दिया गया दोस्तों, प्रणब मुखर्जी को दिया गया, नानाजी देशमुख को दिया गया और भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया भारत रत्न 2000 पुरस्कार 2020 से। अब भारत रत्न जीतने वाले प्रधानमंत्रियों की बात कर लेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा तथा राजीव गांधी। ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सेंड्रो कोटोस का कहा था। तो यूनानी लेखक जस्टिन जिसे दोस्तों सेंड्रो कोटोस कहा था वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो द्वारा सेंड्रोकोट्स यानी प्लिनी द्वारा सेंड्रोकोट्स और प्लूटार्क द्वारा एंड्रोकोटोस और जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया। मतलब एक प्रकार सभी ने दोस्तों अलग अलग नाम में इनको बताया गया है। नाम वही है दोस्तों, कोटोस कोटस, मतलब एक प्रकार से वही बनाया गया है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अब दोस्तों इसमें अन्य किसमें दिया जाता है उसकी बात कर लेंगे। जैसे उत्कृष्ट शोध, लागू या फिर मौलिक के लिए एसएसबी यानी कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जैविक विज्ञान में, रासायनिक विज्ञान में, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान में, इंजीनियरिंग विज्ञान में, गणितिक विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में और शारीरिक विज्ञान में दोस्तों ये दिए जाते हैं। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। दोस्तों उस ये आपका यहाँ पर दोस्तों उष्ण लिख देंगे, आधा सा बना देंगे। क्या बना देंगे, आधा सा। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है दोस्तों अमेजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। जो अमेजन विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है और ये अमेजन नदी के जल निकासी घाटी पर स्थित सबसे बड़े उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन किसको कहते हैं, वर्षा वनों का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है क्योंकि ये दोस्तों वर्षा की बारिश के कारण गीले होते हैं और भूमध्य रेखा के पास उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में स्पष्ट रूप से कोई मौसम नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। कब से कब तक दोस्तों ये थे, तो 1837 से 1862 तक। कब से, 1837 से 1862 तक। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर
कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना किसने की? तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की दोस्तों भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। किसने किया? भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बहुत से दोस्तों मुख्यालय हर जगह बने हैं, बहुत जगह। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? तो प्रतिष्ठित 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड ने जीता है। ऑप्शन डी सी इसका सही उत्तर। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड ने जीता है। ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा भी जाएगा, देख लीजिएगा चाहे तो। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, डेविड डियोप ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो डेविड डियोप ने दोस्तों एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, समभारिक समान किसमें दर्शाने वाले परमाणु होते हैं? तो समभारिक समान जो कि दोस्तों द्रव्यमान संख्या दर्शाने वाले परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, किस राज्य ने नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन किया है? तो यह किया दोस्तों नागालैंड राज्य ने। किसने किया है? ऑप्शन ए नागालैंड राज्य ने। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय 27 नवंबर 2021 से नागालैंड में दोस्तों अपने वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया था दोस्तों। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नागालैंड की राजधानी क्या होती है दोस्तों? कोहिमा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।